बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। चंद्रयान 2 की ऐतिहासिक उड़ान से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी, उल्टी गिनती जारी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज दोपहर 2:43 पर होगा प्रक्षेपण। मिशन की लॉन्चिंग का रिहर्सल रहा सफल। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने वाला पहला देश होगा भारत। कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा आज भी रहेगी जारी। मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की अपील के बावजूद बाकी विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने के अपने रुख पर कायम। आज शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 2 निर्दलीय विधायक। कांग्रेस जेडीएस की अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। राज्यसभा के एजेंडे में मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक। मानवाधिकार आयोग में महिला सदस्य को शामिल करने और आयोग के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति का भी प्रावधान। विनियोग विधेयक 2019 भी कार्यसूची में शामिल। दोनों विधेयकों को लोकसभा से मिल चुकी है मंजूरी। उत्तर प्रदेश में बारिश और बिजली गिरने से जुड़ी घटनाओं में 32 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने के दिए निर्देश। राजस्थान और केरल में भी 4-4 मौतें। बिहार और असम में नदियों का जलस्तर में कमी के बाद बाढ़ की स्थिति में सुधार। दोनों राज्यों में अब तक 166 लोगों की मौत। और भारतीय स्टार धावक हिमा दास ने 3 सप्ताह के भीतर जीता 5वां स्वर्ण पदक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गोल्डन गर्ल को दी बधाई। कहा देश को हिमा दास की उपलब्धियों पर गर्व। भविष्य के प्रयासों के लिए भी दी शुभकामनाएं। और आज बुलेटिन की शुरुआत हो रही है चंद्रयान 2 की ऐतिहासिक उड़ान से जुड़ी खबर के साथ। चंद्रयान 2 के जरिए अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक और इतिहास रचने वाला है। भारत का चांद पर दूसरा महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 आज दोपहर 2:43 पर रवाना होगा। चंद्रमा पर भेजे जाने वाले भारत के दूसरे यान की रविवार शाम को उल्टी गिनती 6:43 से शुरू हो गई। चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया जाएगा। इस मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए है। इसरो चीफ के सिवन के मुताबिक चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी हैं। पहले प्रयास में जो तकनीकी खामी आई थी उसे भी दूर कर लिया गया है। पहले चंद्र मिशन की सफलता के 11 साल बाद इसरो भू समकालिक प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण करेगा। इसे चांद तक पहुंचने में 54 दिन लगेंगे। चंद्रयान 2 मिशन इसरो के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि पहली बार इसरो चांद पर रोवर उतारने जा रहा है। और ये मिशन कामयाब होता है, रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश होगा जो दूसरे खगोलीय पिंडों पर रोवर उतार सकेगा। इससे पहले चंद्रयान 2 को लेकर GSLV Mk3 रॉकेट 15 जुलाई को तड़के 2:51 पर उड़ान भरने वाला था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण रॉकेट के प्रस्थान करने से पहले उड़ान स्थगित कर दी गई थी। पूरी दुनिया की निगाहें भारत के दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 पर टिकी हैं। एक नजर चंद्रयान 2 की खासियत पर। चंद्रयान 2 भारत के अब तक का सबसे उन्नत और विकसित चांद मिशन है, जो चंद्रमा के अछूते हिस्से के बारे में जानकारी देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान 2 अनेक खूबियों और तकनीकों से लैस है। इसमें उन्नत तकनीकों से लैस एकीकृत मॉड्यूल लगाए गए हैं, जिसमें देश में विकसित तकनीक और सॉफ्टवेयर शामिल है।
इसके साथ ही इसे इसरो के अब तक के सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन GSLV Mk3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें लगा रोवर पूर्ण रूप से स्वदेशी है। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम लैंडर से लैस है। इसका एल्गोरिदम पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसके साथ ही इसमें लगा रोवर इन सीटू पेलोड की संरचना में सक्षम है। चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का उपयोग करेगा, जो 2 क्रेटर्स मंजिनस सी और सिम्पेलियन एन के बीच वाले मैदान में करीब 70 दक्षिणी अक्षांश पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का प्रयास करेगा। चंद्रयान 2 का वजन करीब 3.8 टन है और इसमें 3 अहम मॉड्यूल हैं, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं। चंद्रयान 2 में लगे ऑर्बिटर लैंडर के साथ संचार करने में सक्षम होगा। इसके अलावा कर्नाटक के बयालू में संचालित भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क यानी IDSN से भी संचार करेगा। ऑर्बिटर को 100 किलोमीटर लंबी चंद्रमा के ध्रुवीय कक्षा में रखा जाएगा, यानी ये चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर उसका चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटर की मिशन अवधि 1 साल है। इसका वजन 2379 किलोग्राम है। ये 1000 वॉट बिजली उत्पादन कर सकता है। वहीं चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। लैंडर को एक लूनर दिन काम करने के हिसाब से विकसित किया गया है। चंद्रयान 2 को GSLV Mk3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। ये भारत का 3 चरणों वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है। GSLV Mk3 4 टन के उपग्रहों को GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटर में लॉन्च करने में सक्षम है। ये 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स यानी सॉलिड रॉकेट बूस्टर S200 के साथ ही तरल बूस्टर चरण L110 और क्रायोजेनिक ऊपरी चरण C25 से लैस है। चंद्रयान 2 की सफलता से भारत अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक और मील का पत्थर हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसरो के इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर जहां हर किसी में उत्साह है, वहीं देश के तकनीकी संस्थानों के छात्र भी इसमें रुचि ले रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के IIIT के छात्रों ने प्रोफेसर मनोहर खुशालानी के मार्गदर्शन में एनिमेशन के जरिए इस पूरे अभियान की प्रक्रिया को दर्शाया है। एक नजर आप भी डालिए इस एनिमेशन पर। तो इस एनिमेशन के जरिए आम लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे चंद्रयान 2 अपना काम करेगा। इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। टीवी वेंकटेश्वरन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो वैज्ञानिक हैं। टीवी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। 15 जुलाई को करीब 1 घंटे पहले जब प्रक्षेपण रोका गया तो कुछ मायूसी थी, कुछ इस कदम की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया गया, बड़ा हादसा टाला गया। पहले आप बताएं अगर हमें कि किस तरह की तकनीकी दिक्कत थी और जिसे इतने कम समय में पूरा कर लिया गया, और अब इसकी दोबारा लॉन्चिंग, 15 जुलाई की लॉन्चिंग और जो आज की लॉन्चिंग है, क्या इसमें भी कोई फर्क है? पहले अगर आप इसे बताएं हमें।
हाँ जी, आज देखा तो लगभग सुबह 2:40 AM को उसका कोर स्टेज का इंजन का फ्यूल फिल किया है। उसके बाद लगभग 2 घंटे के पहले, दैट इज लॉन्च का 2 घंटे के पहले, वो 3rd स्टेज का फ्यूल फिल करने के लिए शुरू करेगा। वही है ऑपरेशनल प्लान। सॉलिड बूस्टर्स पहले ही फिल किया होगा। सो द 3rd स्टेज को उसी तरह जुलाई 15 को फिल करने के समय उधर एक निपल जॉइंट करके एक जॉइंट है, उससे हीलियम गैस आना था। वो गैस आके उसको इंजन को दबाव देना था। वो उस पर कोई लीक वो डिटेक्ट कर दिया है। सो उसका प्रेशर कम होते जा रहा था। सो ये एक अलर्ट इंजीनियर डिटेक्ट करके वो बोल दिया दैट अबॉर्ट करना बेटर है। मे बी उतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, पता नहीं है, अभी नहीं बोल सकता है, बट वो बोला दैट बेटर सेफ देन सॉरी। हम बंद करके पूरा चेक करके भेजेंगे, इतना महत्वपूर्ण चीज़ को रिस्क लेना नहीं चाहता था। सो देन एक्चुअली वो आके देखने के समय सिर्फ टाइट करना था एक स्क्रू को। सो उस तरह से एक सिर्फ टाइटनिंग में पूरा काम ख़त्म कर दिया। इसलिए पहला वो मांगा था 10 दिन। हम प्रॉब्लम क्या है बताने के लिए 10 दिन होगा करके पहला बोला, बट आप देखा तो लगभग 3 दिन में वो पूरा ख़त्म ही करके नया डेट भी अनाउंस कर दिया। ठीक है। और वेंकटेश्वरन सर, जो 15 जुलाई को प्रक्षेपण होना था और जो आज प्रक्षेपण हो रहा है, कितने दिन का समय अब लगेगा? क्या समय में भी बदलाव है चांद पर जब पहुंचेगा, या और भी कुछ ऐसे बदलाव हैं जो 15 जुलाई से अब अलग हैं, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। या एक्चुअली फ्लाइट प्लान में बहुत चेंज हो गया है। अच्छा। बट मिशन प्लान में लगभग वही है। मतलब सितंबर 6 सितंबर 7 चांद पर लैंड होना अभी चेंज नहीं किया है। वो ज़रूरी है बिकॉज उस समय उस जगह में चांद में सनराइज होगा। सो लगभग चांद में उस जगह में सनराइज होने के समय ही हम लैंड करना है। सो मिशन प्लान में बहुत चेंज नहीं किया है, बट फ्लाइट प्लान में चेंज किया है। पहला हमको 54 डेज फ्लाइट प्लान रखा था, अभी वो कम होके 46 डेज में वो फ्लाइट प्लान को एडजस्ट किया है। एक्चुअली वो पहला फ्लाइट प्लान करने के समय ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके ही वो फ्लाइट प्लान किया था। सो अभी आप देखा तो चांद के ऊपर सिर्फ 14 डेज परिक्रमा करेगा, उसके बाद लैंडिंग होगा। पहला प्लान में 28 डेज परिक्रमा करने के लिए प्लान था। एंड अभी चांद को जाने का टाइम एक दिन बढ़ गया, बट ये 46 डेज में वो सबको एडजस्ट करके वो किया है। बट आज का बहुत बड़ा सवाल ये होगा, दैट इज लगभग 2:43 को लॉन्च करना है। वो विंडो सिर्फ 1 मिनट है। सो वो 1 मिनट के अंदर अंदर लगभग वो लॉन्चिंग होना ज़रूरी है आज। ठीक है। और इस समय हम सीधा चलेंगे, हमारी संवाददाता अरुणा ठाकुर इस समय चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अरुणा, 15 जुलाई को जब हम बात कर रहे थे तब आपने भी ये बोला था कि दुर्घटना से देर भली, और आज सभी की फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि ये देर सच में भली साबित हो। और जैसे वेंकटेश्वरन सर बता रहे हैं कि वो 1 मिनट जो लॉन्चिंग का होगा काफ़ी अहम साबित होगा। फिलहाल बताइए किस तरह का माहौल वहाँ, मौसम किस तरह से साथ दे रहा है, कैसा उत्साह है, कैसी तैयारियाँ हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि मैं बहुत जल्दी आपसे जुड़ रही हूँ उसी प्लेटफॉर्म में। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो उत्साह हमने पहले देखा था वो टेक्निकल स्नैग जैसे आया, हमें बहुत दुख हुए थे जितने भी मीडिया वहाँ पे तैनात थी। इनफैक्ट इसरो जो पीआरओ थे वहाँ से भी उनको बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो टेक्निकल स्नैग की जो हम बात कर रहे थे, कितना ज़्यादा रहेगा, कैसा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये उस मुश्किल को उन्होंने बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट किया, उसको जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाला। और जो डेट थी वो बहुत ही मतलब सही तरीके से उन्होंने चुना है, तो ये काबिल तारीफ़ है। और बहुत जगह से इसरो साइंटिस्ट के डिसीजन के लिए तारीफ़ आ रही है। और यहाँ पे जो माहौल है वो जितना मीडिया कर्मी है वो उससे ज़्यादा है। तो ये खुशी की बात है कि देखिए जो जोश है वो पूरे उससे ज़्यादा है, पूरे लोग इसरो के साथ हैं। तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पल भी है। और ये जो हमारे सारे जो मीडिया हैं ये भी चाहते हैं कि आज जो दिन है वो इसरो की बुक में एक हिस्टोरिक इवेंट की तरह शामिल हो जाए।
बिल्कुल अरुणा, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। टीवी सर, अगर हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का डिफरेंस समझें तो इस बार हम क्या उपलब्धि हासिल करने वाले हैं और ये किस तरह से मदद न सिर्फ भारत दुनिया की करने वाला है? ओके, चंद्रयान 1 में हमारा प्रयास ये था दैट चांद को पहुंच के चांद को चारों ओर परिक्रमा करना। देन वो चंद्रयान 1 से एक पत्थर की तरह एक स्मॉल प्रोब चांद के ऊपर हम सिर्फ गिरा दिया। बट अभी हमारा प्लान यही है दैट चांद के ऊपर वो लैंडर, विक्रम नाम उसका रखा है, वो सॉफ्ट लैंड होगा। सॉफ्ट लैंड का मतलब आप फ्लाइट के जा रहे हैं किसी जगह, वो फ्लाइट आराम से नीचे उतर रहा है ना, उसी तरह आराम से वो उतरेगा, वो क्रैश नहीं होगा, आराम से उतरेगा। उसके बाद फ्लाइट ओपन करके हम लोग बाहर आ रहा है ना, उसी तरह उस लैंडर से एक डोर ओपन होके उससे एक रोवर निकल के चांद के ऊपर इधर उधर जाके उसको सतह पर अध्ययन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत डिफरेंस है। पहला मिशन सिर्फ ऑर्बिटर मिशन करके बोलेगा, ये बोलेगा सॉफ्ट लैंडर मिशन एंड रोवर मिशन, ये दोनों इकट्ठा हम शामिल किया है। बाकी देश पहला सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके बाद नेक्स्ट 2-3 मिशन के बाद ही रोवर कर रहा था। ये इसरो ने ये तैयार किया दैट इन दोनों को हम इकट्ठा करके एक ही मिशन में करेंगे करके करने के लिए प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, यानी अपने आप में ऐतिहासिक लॉन्च ये होने वाला है और 2:43 का हम सभी को इंतजार है। टीवी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 2:43, फिंगर्स क्रॉस्ड। और आपको बता दें कि ये मिशन बाकी देशों की तुलना में सबसे कम लागत में भारत करने जा रहा है। 978 करोड़ रुपए इसकी लागत है और हम सभी की शुभकामनाएं इस समय इसरो के साथ। और फिलहाल यहाँ पर चंद्रयान 2 से जुड़ी खबरों में इतना ही। और अब बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे और रुख कर्नाटक का, जहां कांग्रेस जेडीएस सरकार कायम रहेगी या सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा, इसका फैसला आज विधानसभा में शक्ति परीक्षण से हो सकता है। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की ओर से पेश विश्वास मत पर सदन में चर्चा होगी। विधानसभा की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए विश्वास मत पर वोटिंग से पहले आज भी चर्चा जारी रहेगी। कुमारस्वामी ने सरकार बचाने के लिए आखिरी कोशिश के तहत कल गठबंधन के विधायकों के साथ बेंगलुरु में बैठक की। इधर बागी विधायकों ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वो अपने फैसले पर अडिग है। वहीं बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने फिर से कहा कि आज गठबंधन सरकार का आखिरी दिन होगा। इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके अपने एकमात्र विधायक एन महेश को विश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए कहा है। वहीं 2 निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोनों ने उच्चतम न्यायालय से मांग की है कि वो कर्नाटक सरकार को निर्देश दें कि आज किसी भी हालत में बहुमत साबित करें। और अब बात करेंगे संसद सत्र की। बजट सत्र के 6ठे और अंतिम हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है। राज्यसभा में आज मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पर विचार होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। अब तक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ही आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। संशोधन इसलिए किया गया है कि कई बार सीजेआई रहे व्यक्ति द्वारा अनिच्छा जताने पर महीनों तक पद खाली रह जाते हैं। साथ ही आयोग के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें 1 महिला सदस्य हो। लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में विनियोग विधेयक 2019 भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्यांक 2 विधेयक पर विचार और लौटाने का प्रस्ताव करेंगी। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद केंद्र सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि निकाल सकेगी। संविधान के अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है, इस वजह से राज्यसभा में इस पर वोटिंग की व्यवस्था नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के लोकसभा सांसद रामचंद्र पासवान का कल दोपहर निधन हो गया। वो 57 साल के थे। रामचंद्र पासवान केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान के छोटे भाई थे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली।
रामचंद्र पासवान को पिछले सप्ताह दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रामचंद्र 4 बार सांसद रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीतिक हस्तियों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामचंद्र पासवान के निधन पर शोक जाहिर किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि वो हमेशा जन सामान्य के प्रति समर्पित रहे और बिहार के लोगों की भलाई के लिए संघर्षरत रहे। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रामचंद्र पासवान के निधन पर उनके परिजनों और उनके सहयोगियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि रामचंद्र पासवान जन के नेता और पिछड़ों की आवाज थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रामविलास पासवान के आवास पर जाकर लोकसभा सदस्य रामचंद्र पासवान के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि रामचंद्र पासवान को गरीबों और हाशिए पर रहे लोगों को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। कृति मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृति, रामचंद्र पासवान के निधन से जाहिर तौर पर जो संसद है वहां शोक का माहौल देखने को मिलेगा। वहीं लिस्टेड कामकाज की बात करें तो आज एजेंडे में काफी कुछ है। आसार क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं आज के दिन को लेकर? जी हाँ प्रीति, लोकसभा सांसद रामचंद्र पासवान को सदन में लोकसभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी और कन्वेंशन ये रहा है कि श्रद्धांजलि के बाद हाउस एडजर्न हो जाता है। लेकिन आज देखना है कि किस तरह से समझ बनेगी और कैसे हाउस प्रोसीड करेगा। वहीं अगर लिस्टेड कामकाज की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण बिल हैं आज सदन के एजेंडे में। अगर लोकसभा की बात की जाए तो मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल है, साथ ही आरटीआई अमेंडमेंट बिल है और उसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन बिल है और नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल, वो भी आज लोकसभा में पेश होगा। और वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि अप्रोप्रिएशन बिल है और साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण बिल है। तो सदन में कामकाज काफ़ी है। अब देखना है कि किस तरह से समझ बनेगी और लोकसभा में आज दिन कैसा रहता है। बिल्कुल प्रीति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कल पंचतत्व में विलीन हो गईं। दिल्ली में यमुना किनारे स्थित निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता का अंतिम संस्कार किया गया। शीला दीक्षित को अंतिम विदाई देने के लिए दिल्ली के तमाम नेताओं का जमावड़ा रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। शनिवार को शीला दीक्षित का निधन हो गया था। 81 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के स्कॉट्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। बीते कई दिनों से शीला दीक्षित की तबीयत खराब चल रही थी और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 50 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है जिसके 50 दिन पूरे हुए हैं और 50 दिन में इतना कुछ सभी वर्गों के लिए किया है कि लोगों को एक आश्वासन मिलता है कि मोदी जी ने जो सत्ता संभालते ही कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और तेजी से विकास, तो ये जो दृष्टि है 50 दिन में उसी का दर्शन सबको मिला है। और जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने लाया था उसका भी अमल का खाका तैयार हुआ है और इसलिए एक स्पीड, स्केल और स्किल, ये तीनों का दर्शन इस 50 दिन में दिखा है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत में गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गैर संचारी रोग उपचार क्लिनिक खोले जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन की ओर से आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामलों के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है। उन्होंने प्रवासी भारतीय डॉक्टरों से अपने अपने गांव को गोद लेने और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की भी अपील की है। I'm glad to learn that API serves as an umbrella organization with a network of over 160 chapters across USA. We are indeed proud of our doctors and healthcare practitioners who are rendering invaluable healthcare services in countries across the globe. It has been estimated that there are 1.4 million physicians of Indian origin all over the world. I am told that 1 in every 7 patients in USA is being treated by a physician of Indian origin at a given time. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता डी राजा को पार्टी का नया महासचिव चुना गया है। वह सुधाकर रेड्डी का स्थान लेंगे। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में डी राजा को महासचिव बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से कल 32 लोगों की मौत हो गई। घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। घायलों का पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजस्थान में भी बिजली गिरने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। केरल में भारी बारिश से जुड़ी घटना में 4 लोगों की जान चली गई और तमिलनाडु के 2 मछुआरों समेत 3 लोग लापता हैं। केरल के कासरगोड, इडुक्की, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में 23 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दोनों राज्यों में बाढ़ की चपेट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 166 हो गई है। दोनों राज्यों में करीब 1.11 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार और असम के अनेक जिलों में नदियों का जलस्तर में कमी आने से हालात में कुछ सुधार हुआ है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में पानी का स्तर कम हुआ है। वहीं बिहार में 12 जिलों में आई बाढ़ से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 72 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में 133 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। 11,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ की स्थिति और वहां चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों पर खुद नजर बनाए हुए हैं। और खेल की दुनिया से अहम खबर, हिमा दास ने चेक गणराज्य में 9वें मेस्टरनॉड मेंटजी ग्रां प्री में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हिमा दास ने 400 मीटर दौड़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 52.9 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता। 2 जुलाई के बाद से हिमा का ये 5वां स्वर्ण पदक है। हिमा का ये इस महीने कुल 5वां स्वर्ण पदक है। इससे पहले वो 2 जुलाई को यूरोप में, 7 जुलाई को खुंटो एथलेटिक्स मीट में, 13 जुलाई को चेक गणराज्य में ही और 17 जुलाई को टाबोर ग्रां प्री में अलग अलग स्पर्धाओं में स्वर्ण जीत चुके हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हिमा दास के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके 3 सप्ताह के भीतर 5वां स्वर्ण पदक जीतने पर हिमा दास को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि वो शानदार प्रदर्शन को दोहराती रहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमा दास को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि देश को हिमा दास की उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। हर कोई इस बात से बहुत खुश है कि उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में 5 पदक जीते। प्रधानमंत्री ने हिमा दास को भविष्य के प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।